नमस्कार दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने फाइनली देश भर के लिए जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी बिहार के चुनाव के जस्ट पहले जो हुआ है, तो यह पूरे देश में लाया जा रहा है। आप देख सकते हो खबर, आफ्टर बिहार एसआईआर इन 12 स्टेट्स एंड यूटीज इन फेज 2, और फिर बाकी के जो राज्य हैं वो अगले वाले फेज में कवर किए जाएंगे। इसको डिटेल से हम जानेंगे कि एग्जैक्टली कौन कौन से राज्य में, यूनियन टेरिटरी में ये लागू हो रहा है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होने वाली हैं, एज अ सिटीजन आपको क्या करना चाहिए, ऑपोजिशन ने क्या आरोप लगाए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 का हो 2028 कोई भी बैच लेना चाहते हैं, अभी 31 अक्टूबर तक दिवाली एक्सटेंडेड सेल के दौरान एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर दिया है, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल शाम को अनाउंस किया कि जो फेज 2 है एसआईआर का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2.0, जहां पर 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी शामिल होंगे, वहां पर आज से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। ये मैसिव वोटर वेरिफिकेशन होने वाला है, मतलब एनरोलमेंट ड्राइव होगा, जहां पर 51 करोड़ वोटर्स को कवर किया जाएगा। इसमें मेन चीज यही है कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो छूट ना जाए, क्योंकि असली डेमोक्रेसी का मतलब तो यही होता है कि जितने भी वोटर्स हैं हमारे देश के अंदर, 18 साल से ऊपर के उम्र के अगर आप हो और अगर आप भारतीय नागरिक हो तो आप एलिजिबल हो वोट देने के लिए, तो आपके पास वो वोटर आईडी होना चाहिए। और जो लोग इनएलिजिबल हैं, जिनके पास 4-4 वोटर आईडी हैं, 2-2 वोटर आईडी हैं, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए, ये सब कुछ चीजें हुई है, तो उनका नाम हटाया जाए। ये मेन मकसद होने वाला है। ये जो प्रोसेस है, लेट मी टेल यू, इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। हमारे संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि समय समय पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्यूरेट और अपडेटेड इलेक्टोरल रोल रखना चाहिए। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो इलेक्टोरल रोल 50 साल पहले था, आज वो लागू नहीं होगा, आज के डेट में उसको वापस से रिवाइज करने की जरूरत है। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव और लीगल बेसिस में अगर आपको बताऊं तो मेन गोल तो यही है कि जो एसआईआर है उसकी कोशिश यही होगी कि जो इलेक्टोरल रोल होता है ना, मतलब चुनाव के जस्ट पहले आपने देखा होगा एक इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया जाता है कि ये लोग एलिजिबल हैं, आप वोट दे सकते हो, तो उनका क्लियर अपडेट और वेरीफाइबल डेटा होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास। इसको लेकर डोर टू डोर एन्यूमरेशन होगा। मैं आपको बताऊंगा वो 12 राज्य कौन से हैं जहां पर ये होने वाला है। तो डोर टू डोर, एक एक घर में जाकर जो है यहां पर इलेक्शन कमीशन चेक करेगा कि क्या आप वहां पर रहते हैं कि नहीं। अगर नहीं रहते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब कि आप वोटर आईडी कहीं दूसरे जगह का तो नहीं बना रखे, तो वो सारी चीजें चेक होंगी। तो इसमें 3 चीजें हैं बेसिकली। जो एलिजिबल वोटर्स हैं, मतलब अगर आपकी उम्र 18 साल के ऊपर है तो आपको वोटर आईडी दिया जाए। यहां पर जो लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो माइग्रेट कर गए हैं, जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, उनके नाम हटाया जाए। और तीसरा है कि यहां पर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, अगर आपका नाम गलत हो गया वोटर आईडी वगैरह में, तो वो भी आप ठीक करा सकते हैं। और लीगल फ्रेमवर्क आप देख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960, इसी के तहत इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है। ये जो लॉज हैं वो एम्पावर करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि समय समय पर जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उसको रिवाइज किया जाए। अब क्वेश्चन ये है कि वो 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं। आप देख सकते हो यहां पर अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। यहां पर एक बड़ा सवाल सभी के मन में आया कि आसाम में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आसाम, आपको बता दूं, अगले साल अप्रैल के महीने में चुनाव होना है आसाम में। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन का यह कहना था कि देखिए, आसाम को हमने अभी से एक्सक्लूड रखा है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी जो स्पेशल सिटीजनशिप वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क है वो चल रहा है, और इसी की वजह से हम डुप्लीकेट चीजें उसको नहीं करना चाहते, एंड इसी की वजह से आसाम को अभी इस एसआईआर 2.0 के अंदर कवर नहीं किया गया। और देखिए, ये इतना बड़ा एक्सरसाइज होगा ना, मैंने आपको बताया कि लगभग 51 करोड़ 510 मिलियन वोटर बेस कवर्ड होंगे इसके अंदर, जो कि बताया जा रहा है भारत के डेमोक्रेटिक इतिहास में सबसे बड़ा इलेक्टोरल डेटा वेरिफिकेशन ड्राइव है। इतना बड़ा ड्राइव कभी भी देखने को नहीं मिला। और मैं आपको पहले इसका टाइमलाइन बता देता हूं कि कौन कौन से डेट को क्या क्या होने वाला है। देखो, आज 28 अक्टूबर से जो एन्यूमरेशन फॉर्म वगैरह होता है उसकी प्रिंटिंग स्टार्ट कर देगा इलेक्शन कमीशन। जो एन्यूमरेटर्स होते हैं, जो आपके घर पर जाएंगे, चेक करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना आज से स्टार्ट कर देगा। फिर 4 नवंबर
नवंबर से यहां पर डोर टू डोर वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपके घर पर अगर आप इन 12 राज्यों में इन जगहों पर अगर आप आते हो तो 4 नवंबर से हो सकता है कि जो एन्यूमरेटर्स हैं वो आपके घर पर पहुंचेंगे और वेरीफाई करेंगे। और फाइनली 9 दिसंबर को जो पहला ड्राफ्ट है इलेक्टोरल रोल का कि कौन कौन से लोगों का नाम डिलीट हुआ, किनका शामिल हुआ, वो 9 दिसंबर को पहला ड्राफ्ट आएगा। फिर उसके बाद अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन है, अगर आपका नाम गलती से हटा दिया गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आपके पास दिसंबर से जनवरी तक मौका होगा कि आप कंप्लेन कर सकते हैं। और फाइनली 7 फरवरी को जो फाइनल इलेक्टोरल रोल का जो डेटा है वो पब्लिश किया जाएगा। ये इस तरह से पूरा टाइमलाइन होने वाला है। अच्छा, इसके पीछे की कंट्रोवर्सी क्या, आप सब जानते हैं बिहार में अब चुनाव होने वाला, अगले महीने चुनाव है। तो यहां पर बिहार चुनाव के जस्ट पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर स्टार्ट किया, लेकिन वो सिर्फ बिहार के लिए था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और इसी की वजह से यहां पर कई अपोजिशन पार्टीज ने आरोप लगाया सरकार पर कि जानबूझकर जो उनके वोटर्स हैं उनका नाम डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर जो मेजर कंट्रोवर्सीज थी मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो यहां पर ड्राइव चलाया गया उसके तहत 7.24 करोड़ जो इलेक्टर्स हैं बिहार के अंदर, उसमें से 65 लाख नाम डिलीट करने का निर्णय लिया इलेक्शन कमीशन ने। यहां पर कई लोगों का नाम अनट्रेसेबल बताया गया, कई लोगों का बोला गया कि वो शिफ्ट हो गए हैं डोर टू डोर वेरिफिकेशन में। और यहां पर क्रिटिक्स का आर्गुमेंट ये था कि जानबूझकर माइग्रेंट्स, वुमेन और माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, मतलब ऑपोजिशन पार्टीज ये आरोप लगा रही थी। फिर इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई कि अगर आप वोटर हो तो आपको अपना प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप दिखाना पड़ेगा, एज दिखाना पड़ेगा, रेसिडेंस दिखाना पड़ेगा, तभी आपका नाम शामिल किया जाएगा। अब कई लोगों का कहना था कि यहाँ पर मतलब ऑपोजिशन पार्टीज ये कह रही थी कि कई जो गरीब माइग्रेटेड वर्कर्स हैं, लोग हैं, और बिहार से बहुत से लोग माइग्रेट करके दूसरे जगहों पर जाते हैं, उनका नाम हटाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ऑपोजिशन पार्टीज ने बताया कि देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कोई प्रॉपर डेटा जारी नहीं किया है, पूरा लिस्ट जारी नहीं किया है कि कौन कौन से नामों को हटाया जा रहा है। और इसीलिए मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर निर्णय दिया कि जितने भी नाम डिलीट किए जा रहे हैं उनका प्रॉपर डेटा पब्लिश करना पड़ेगा, और तब जाकर ये नाम पब्लिश किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसी से सबक लेके मतलब बिहार वाला जो ये पूरा ड्राइव निकला, ये अपने आप में एक टेस्ट बेड आप कह सकते हैं कि टेस्टिंग की तरह था, और अब फाइनली पूरे देश में इसको लागू किया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखा इलेक्शन कमीशन ने। देखो, यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एक प्रकार से जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनको इंक्लूड करना, मतलब बिहार वाला जो एसआईआर था उसमें एक्सक्लूड करना, ये मेन कोशिश थी। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो हम पूरे देश भर में इसको लागू कर रहे हैं वो और सिंप्लीफाइड होगा, और यहां पर हमारा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया नहीं, हमारा क्राइटेरिया इंक्लूजन का है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंक्लूड किया जाए। ये सिटीजन फ्रेंडली होगा, पेपर वर्क लाइट होगा, मतलब इसमें आपको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर यूनिफॉर्म नेशनल स्टैंडर्ड होगा सभी राज्यों के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए अलग है, उत्तर प्रदेश के लिए अलग है, महाराष्ट्र के लिए अलग, ऐसा नहीं, सबके लिए सेम होने वाला है। ये इस बार किया गया है। इनफैक्ट अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे ना, बिहार में यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बहुत सारे जो वोटर्स हैं उनको दोबारा अपना जो एज और सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना पड़ा था, और जिनके पास पेपर्स नहीं था उनको खतरा था कि उनका नाम डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो पूरे देश भर में किया जा रहा है एसआईआर 2.0, इसमें क्या है कि यहां पर पेपर वर्क पर कम डिपेंडेंसी है। अगर मान लीजिए आपके घर के आसपास जो लोग जो लोकली वेरीफाई कर देंगे, एफिडेविट दे देंगे कि हाँ ये आप यहीं पर रहते हो, यहीं के निवासी हो, तो भी वो मान्य होगा। आधार मैंडेटरी नहीं होगा इस बार, यहां पर आपका सिटीजनशिप प्रूफ की तरह नहीं मांगा जाएगा आधार को। तो ये चीज आपको समझना है कि डॉक्यूमेंटेशन काफी रिलैक्स किया जा रहा है, ये जो देश भर में एसआईआर लागू किया गया है। लेकिन क्या है कि कल इलेक्शन कमीशन ने जब ये अनाउंस किया कि पूरे देश में ये एसआईआर स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसको लेकर ऑपोजिशन पार्टीज ने विरोध किया। उनका सबसे पहला तो डर ये था कि मास लेवल पर डिलीशन किए जाएंगे, माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को टारगेट किया जाएगा, दलित, आदिवासी, माइग्रेंट और जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनको जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा यहां पर कांग्रेस और टीएमसी का भी आरोप था कि इसकी वजह से जो डिस्क्रिशनरी पावर मिल जाता है लोकल ऑफिशियल्स को, ये गलत है। जानबूझकर जिन लोगों को वो चाहें वो वोटर लिस्ट से बाहर कर सकते हैं। तो एक प्रकार से वोटर क्लींसिंग के नाम पर जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, जो अपोजिशन के स्ट्रांग होल्ड्स हैं, जैसे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, टीएमसी का कहना है कि हमारा ये स्ट्रांग होल्ड है
वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पर जानबूझकर हमारे वोटर्स को निकालने की कोशिश की जा रही है। दूसरा यहाँ पर ये भी आरोप था कई अपोजिशन पार्टीज का कि क्यों जस्ट चुनाव के पहले ये किया जा रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आगे आने वाले समय में चुनाव होने वाला है, तो उसके पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब यहाँ पर प्रॉपर डेटा वगैरह बताया नहीं जाता कि किन लोगों का नाम हटाया जा रहा है, क्या हो रहा है, किस बेसिस पर ये चीज़ें हो रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड किया है कि देखिए हमारे वर्कर्स को ऑब्जर्वर का एक्सेस मिलना चाहिए, मतलब जो भी लोग फील्ड पर जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से वेरीफाई करने डेटा को, तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी उनके साथ जाएं ताकि प्रॉपर चीज़ों को वेरीफाई कर सके कि गलत काम तो नहीं हो रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड थी। खैर जो भी है, ये सारी चीज़ें देखते हैं किस तरह से होती हैं, लेकिन एक सिटीजन को एज अ वोटर आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए अगर आपके राज्य में ये होने वाला है, जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताया 12 जगहों पर, तो यहाँ पर क्या है ना कि एन्यूमरेटर्स आपके यहाँ पर 4 नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में कभी भी आ सकते हैं। तो आपको अपना नाम ड्राफ्ट रोल में डेफिनेटली चेक करना है कि क्या आपका वो शामिल हुआ है कि नहीं, कहीं आपका नाम मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग है तो आप क्लेम कर सकते हैं, नाम बता सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको देखना है कहीं गलत तो नहीं है। फिर जब भी वो आपके घर पर आए एन्यूमरेटर्स, तो अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, चाहे वोटर आईडी है, आधार है, पासपोर्ट है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर इसके अलावा जो भी आप अपना डेटा सबमिट कर रहे हो ना, उससे एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले लेना जरूर से कि आपने ये फॉर्म सबमिट किया है इलेक्शन कमीशन को, तो उसका एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए ना कि आपने ये चीज़ें सबमिट की हैं, तो उसमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता पाओगे। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। एंड देखते हैं किस तरह से चीजें आएंगी, ऑपोजिशन का क्या कहना होगा आगे चलकर। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो क्या आपने डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के बारे में सुना है? मान लीजिए अगर इनका अपॉइंटमेंट होता है तो कौन करेगा? ये जो पोस्ट है वो कौन क्रिएट कर सकता है, आपको बताना है यहाँ पर। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप न्यू कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027 हो 28 हो, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।